ये स्टार्ट हो रही है लिस्ट जिसमें सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड और स्टेटस, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको चेक करूं तो मुझे एक चीज नजर आ रही है कि सीरियल नंबर 1 to 15 है और मेरे पास जो ये पूरे का पूरा कॉलम है सीरियल नंबर का, ये स्टार्ट हो रहा है मेरा F5 से। अब हमारा जो कॉलम है वो F5 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। उसके बाद अगर मैं एक और चीज देखूं कि ये 1 to 15 ये क्या चीज है, मतलब 1 to 15 मेरे पास ये नंबर्स हैं और ये किस कॉलम में है। अगर मैं इसको ये चेक करना चाहूँ कि 1 से 15 किस कॉलम के अंदर है, तो मैं ये देखूंगा कि स्टार्टिंग इसकी जो है वो F6 के साथ हो रही है। तो मेक श्योर कि आप लोग इस चीज पे हमेशा फोकस करें कि आप लोगों का जो सीरियल नंबर स्टार्ट हो रहा है और जो वैल्यू है वो कहां पर और किस जगह गिवन है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जब भी वो यहाँ पे रैंडम वैल्यूज डालने लगते हैं तो एक गलती कर देते हैं। वो ये करते हैं कि वो जो मैंने सेल डाला होता है वो उसी सेल को हाईलाइट कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर रैंडम नाम लिख भी रहा हूँ, लेट सपोज मैं कह रहा हूँ ABCDEFGHIJKLMNO, अब मैंने ये डिफरेंट नाम डाल दिए। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज भी है जो कि मैं मार्क्स के कॉलम पे आके देखूंगा। वो ये है कि जब मैंने आपको कहा ना रैंडम मार्क्स, तो कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली एक रैंडम नंबर आपका जनरेट कर देती हैं। मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपका रैंडम नंबर जनरेट कर देती है। अब वो रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, इक्वल्स टू, अब ये हो गया इक्वल्स टू का साइन आ गया। इक्वल्स टू के साइन के बाद मैंने क्या किया कि एक वैल्यू रैंडम नंबर्स के लिए एक RAND लिखा। तो मेरे पास RAND के बाद नेक्स्ट चीज जो आ गई वो है रैंडम बिटवीन। ये अब रैंडम बिटवीन का क्या मतलब है कि जब मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया रैंड बिटवीन, और उसने मेरे से कहा, ऑटोमेटिकली उसने कहा बॉटम वैल्यू दे दो और कॉमा देके आप टॉप वैल्यू दे दो। अब मेरे पास बॉटम वैल्यू क्या होगी, मैं कह रहा हूं कि रैंडम मार्क्स की बात आ रही है तो मार्क्स हमारे पास 0 to 100 होते हैं। मार्क्स जब हमारे पास 0 to 100 होते हैं तो हमारा जो बॉटम वैल्यू का जो हमारे पास आता है बॉटम वैल्यू, वो हमारे पास 0 है। क्योंकि कुछ बच्चे माशाल्लाह इतने लाइक होते हैं, कुछ 0 भी स्कोर कर लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जैसे कि टॉपर हैं वो कॉमा मैंने प्रेस किया और अब टॉप वैल्यू मैंने 100 लिख दी और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इस पे क्या हो रहा है मेरे पास, इस पे हो रहा ऐसे है कि जो भी ये वैल्यू गिवन थी, ये जो भी वैल्यू मेरे पास गिवन थी, इसमें मैंने 0 से 100 एक इसको रेंज दे दी, वेयर 0 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 100 इज द हाईएस्ट वैल्यू। तो ये मेरे पास एक रेंज बन गई, ठीक है जी। अच्छा, अब जब मैंने ये रेंज बना दी है तो उसके बाद मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास
मार्क्स कौन से आ गए जी? 21। अब 21 मार्क्स आ गए। इन 21 मार्क्स के बाद मेरे पास अब ये बाकी सेल्स खाली हैं। अब जो मेरे पास बाकी सेल्स एम्प्टी हैं, उनको मैंने कैसे फिलअप करना है कि मैंने एक वाले सेल में तो फॉर्मूला डाल दिया। अब मैंने फॉर्मूला डाल दिया। अब इस फॉर्मूला के साथ मैं चाह रहा हूं कि बाकी पूरे जो ये लोकेशन है, पूरे जो ये सेल्स गिवन है, ये सारे इसी फॉर्मूला के साथ फिलअप हो जाएं और रैंडम वैल्यूज यहाँ पे जनरेट हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ तो इस सेल के बॉटम राइट पे ये एक बॉक्स सा बना हुआ है, या तो इस बॉक्स को मैं, ये प्लस का साइन जो आ रहा है, इस पे मैं ब्लैक, जब ये हो जाएगा कर्सर, मैं या तो इसको डबल क्लिक कर दूंगा, या तो इसको क्लिक करके मैं ड्रैग करके इस तरह नीचे तक ले जाऊंगा जितने सेल में मुझे यही वाला फॉर्मूला चाहिए। मैंने इसको यहाँ पर लाके क्लिक को छोड़ दिया, तो ये मेरे पास रैंडम वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज है, वो क्या है कि ग्रेड। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रेडिंग क्राइटेरिया जो सेट करना है, अगर मैं आपको ये कहता हूँ ना कि आपने नाम, मार्क्स रैंडम डालने हैं, तो इट मींस कि आप लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें नाम और अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें मार्क्स। अब नाम में ये है कि आप कोई भी रैंडम डाल सकते हैं नाम, मार्क्स में ये है आप कोई भी रैंडम नाम डाल सकते हैं। अब मैं चाहता तो मैं ये 15 के 15 टाइप कर लेता, जैसे कि यहाँ पे मार्क्स होते, यहाँ पे होते 42, 53, 46, 53 जो भी, तो मैं यहाँ पर डिफरेंट मार्क्स ऐड कर सकता था। लेकिन जस्ट टू अवॉइड कि मैं बार बार इसको क्लिक करूं, नया नंबर डालूं, फिर नेक्स्ट सेल में जाऊं, नया नंबर डालूं, अभी तो मेरे पास ये 1 to 15 की लिस्ट थी। लेट्स सपोज मेरे पास 100 की लिस्ट है, 200 की लिस्ट है, 300 की लिस्ट है, तो रैंडम आपके लिए इसलिए भी यूज हो जाता है अगर आपको रैंडम वैल्यूज चाहिए तो। अब यहाँ पे मैंने जब रैंडम वैल्यू डाल के इसको ड्रैग करके नंबर 15 तक मैं गया था, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं अब नंबर्स ऐड करके, अब मैं उनका ग्रेड, नंबर्स ऐड करके, अब जो ग्रेड है, अब मैं ग्रेड डिस्प्ले करवाऊंगा। और अब मैं ग्रेड कैसे डिस्प्ले करवाऊंगा? मार्क्स जो गिवन है उनके अकॉर्डिंगली ग्रेड्स डिस्प्ले हो जाएंगे। वो कैसे? अब यही फॉर्मूला मैं ग्रेडिंग क्राइटेरिया को देखते हुए क्रिएट करूंगा। ग्रेडिंग क्राइटेरिया, ठीक है। अब ये ग्रेडिंग क्राइटेरिया है, इसको मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने सेट कर लिया कि जो मेरे पास वैल्यूज हैं 0 to 49, उसका ग्रेड क्या होना चाहिए मेरे पास? F। 52, 59 D, 62, 69 C, 72, 79 B, 82, 100 A। तो मेरे पास आपका ये सिंपल एक ग्रेडिंग क्राइटेरिया जनरेट हो गया, और उसी के अकॉर्डिंगली अब मैं क्या करूंगा, इसके फॉर्मूला को एंटर करूंगा इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ग्रेड का फॉर्मूला, ठीक है। अब ग्रेड में आपके पास सबसे पहले फॉर्मूला के लिए आप इक्वल्स टू का साइन डालते हैं। अब मैंने इक्वल्स टू का साइन जब इस पे डाल दिया,
तो मैं अब आगे फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इफ और एल्स का फॉर्मूला एक सिंगल कंडीशन में यूज होता है। सिंगल कंडीशन क्या है? जैसे पास और फेल। सिंगल कंडीशन है पास या फेल। लेकिन अगर कोई मल्टीपल कंडीशंस हैं, लेट सपोज के 0 से 49 फेल है और 50 से अबव आपके पास पास है। एक चीज को अपने माइंड में रखें कि ये सिर्फ दो कैटेगरीज हैं, या तो पास या तो फेल। इसका क्या मतलब हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ ये दो कंडीशंस के लिए सिंपल इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, या तो पास है या तो फेल है, जो कि आप नेक्स्ट वाले कॉलम इस स्टेटस के अंदर आप यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे आपने सिर्फ पास और फेल का बताना है। ठीक है। अब इसके बाद आपने पास और फेल का तो बताना ही बताना है, लेकिन उससे पहले आपने ग्रेडिंग क्राइटेरिया को सेट करने के लिए नेस्टेड इफ लगाने हैं, मतलब मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स। आपके पास जो क्राइटेरिया है अब वो भी काफी ह्यूज हो गए। जैसे 0 से 49 पे एफ है, 50 से 59 पे डी है, 60 से 69 पे सी है, 70 से 79 पे बी है, 80 से 100 पे ए है। तो ये आपके पास क्या है? ग्रेडिंग क्राइटेरिया। अब ग्रेडिंग क्राइटेरिया से अलग अगर हम करें तो अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो हम इसकी कैटेगराइजेशन इस तरह करेंगे कि हम इसको ऐसे कैटेगराइज करेंगे कि ए बी सी डी और एफ इसका क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले मैं इधर इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा। इफ ब्रैकेट स्टार्ट, जब मैंने इक्वल्स टू इफ लिखा और ब्रैकेट स्टार्ट किया तो यहां पर लिखा आ गया लॉजिकल टेस्ट। नाउ व्हाट इज लॉजिकल टेस्ट? लॉजिकल टेस्ट इज द कंडीशन। लॉजिकल टेस्ट इज द कंडीशन कि जिस पे आप क्राइटेरिया सेट करेंगे। अब इधर क्राइटेरिया ये है कि मैं देखूंगा कि मेरे पास मार्क्स किस वाले कॉलम में और किस वाले बॉक्स में पड़े हैं। तो यहाँ पे मेरे पास किस बॉक्स में पड़े हैं? ये 94 H6 में। H6 तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H6 और 94 मेरे पास हाईलाइट हो गया। इफ H6 is greater than, if H6 is greater than, अब देखें ग्रेटर देन का साइन डालूंगा तो 79 लिखूंगा, क्योंकि 79 से ग्रेटर अगर होगा तो ए ग्रेड आएगा। लेकिन अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू का साइन डालूंगा तो 80 लिखूंगा, कि यहाँ तो 80 भी इंक्लूडेड है बीच में, तो मैं इक्वल्स टू का साइन डालूंगा। अदरवाइज अगर मैंने साइन ही नहीं डालना, ये दोनों फॉर्मेट सही है, या तो मैं ग्रेटर देन 79 लिख दूं, या तो मैं ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 80 लिख दूं। अब इसके अलावा if h6 is greater than and equals to 80, अब इसके बाद मेरे पास दो वैल्यूज है, वैल्यू इफ दैट वैल्यू इज ट्रू, वैल्यू इफ दैट कंडीशन इज फॉल्स। अब देखिए मैंने ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 80 लिखा, अब मेरे पास लॉजिकल टेस्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया, क्योंकि बेसिकली मेरे पास देखने में ये आ रहा है कि इफ के अंदर
3 पार्ट्स हैं। अब उसमें 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? वो पहला पार्ट जो लॉजिकल टेस्ट है, दूसरा पार्ट वो है कि अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो क्या लिखा है, और थर्ड वैल्यू है कि अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो क्या लिखा है। चले अब मैं एक काम करता हूं। इफ h6 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 80, तो मेरे पास पहले वाली कंडीशन जो लॉजिकल टेस्ट है वो सही हो गई। इसको मैंने अब कॉमा प्रेस करना है, और कॉमा प्रेस करने के बाद वैल्यू इफ ट्रू की वैल्यू डालनी है। मतलब कि मेरे पास अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 80 है तो मेरे पास क्या वैल्यू आए, और अगर मेरे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 80 नहीं है तो मेरे पास क्या वैल्यू है। चले अब मैं कहता हूं कि लॉजिकल टेस्ट मेरे पास ये आ गया। अब इसके साथ ही वैल्यू इफ ट्रू है तो क्या आएगा। अब ये तो सोचने वाली बात है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 80, तो मेरे पास इन्वर्टेड कॉमास में, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में जो चीज लिखी जाएगी वो एज इट इज डिस्प्ले होगी स्क्रीन पे। अब मैं कह देता हूँ h6 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 80, इन्वर्टेड कॉमास में मैं लिख दूं क्या ग्रेड था, a, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। ठीक है। अब जब ये हो गया तो मेरे पास अब अगर वैल्यू फॉल्स है तो क्या आएगा। सोचने वाली बात। वैल्यू अगर ट्रू है तो क्या आएगा, वैल्यू अगर फॉल्स है तो क्या आएगा। अगर वैल्यू ट्रू है तो a आ जाएगा, अगर वैल्यू फॉल्स है तो उस वैल्यू को चेक करने के लिए वो दूसरी कंडीशन को देखेगा। एंड व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, कि कहीं वो बी ग्रेड तो नहीं, या कहीं वो सी ग्रेड तो नहीं, या कहीं वो डी ग्रेड तो नहीं, या कहीं वो एफ ग्रेड तो नहीं। ठीक है। तो जब मैंने ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 80 कर दिया तो मेरे पास ग्रेड आ गया ए। अगर ये नहीं है तो मैं कॉमा लगाऊंगा। अब इस वाले इफ में लॉजिकल टेस्ट का पार्ट जो था वो ये था, वैल्यू इफ ट्रू ये था जो ए लिखा हुआ है। मैं अगर ये वाली वैल्यू ट्रू है तो ए आ जाए, अगर ये वाली वैल्यू फॉल्स है तो क्या लिखा है। तो इसकी फॉल्स की जगह पे, इसके फॉल्स की जगह पे मैं सिंपल यहां पर एक और इफ स्टेटमेंट लगा के ब्रैकेट स्टार्ट करके एक नेस्टेड इफ के उसमें कैटेगरी में एक और इफ लगा दूंगा। क्योंकि अगर ये वैल्यू फर्स्ट वाले इफ की ट्रू है तो ए आ जाए, अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं है तो एक और कंडीशन को वो चेक करे। और अब वो लॉजिकल टेस्ट इस वाले इफ का क्या बनेगा, क्योंकि इफ के 3 पार्ट्स होते हैं। लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू अगर वो ट्रू है, या वैल्यू अगर वो फॉल्स है। तो लॉजिकल टेस्ट ये था, ए वैल्यू जो थी वो क्या थी, अगर ये वाली वैल्यू ट्रू है तो इस फर्स्ट वाले इफ की जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसमें एक और इफ लगेगा, सिर्फ चेक करने के लिए दूसरी कंडीशन को। अब यहां पर दूसरे के लिए मैं यहां पर इसी वाले सेल में जिसमें मार्क्स थे h6 is greater than and equals to 70, तो मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा क्योंकि लॉजिकल टेस्ट क्लियर हो गया। कॉमा देके अगर ये वैल्यू ट्रू है तो मेरे पास क्या ग्रेड आएगा, बी। और फिर वही बात आएगी कि अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो एक और कंडीशन चेक करो कि अगर h6 is greater than and equals to 60, तो आपके पास क्या वैल्यू यहां पर आए, सी। अब फोर्थ कंडीशन पे आ जाओ, इफ h6 is greater than and equals to 50, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाए, डी। अब ए बी सी डी हो गया। अच्छा, अब लास्ट कंडीशन के लिए हम इफ नहीं लगाएंगे, जैसे कि एफ के लिए हम इफ
नहीं लगाएंगे। वो हम क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमें इस चीज का पता है कि लास्ट कंडीशन जो है हमारे पास वो ऑटोमेटिकली जैसी है वैसी आएगी। क्यों? क्योंकि वो अब वैल्यू इफ फॉल्स में लिखेंगे हम लास्ट कंडीशन की फॉल्स में, क्योंकि और तो कोई कंडीशन एफ के बाद है नहीं, या डी के बाद सिर्फ एफ रह गया है, तो हम फॉल्स में दोबारा इफ नहीं लगाएंगे। हम जो लास्ट कंडीशन होगी वो एज इट इज उसमें लिख देंगे। बहुत से स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। अब इस पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, ये पहला ब्रैकेट क्लोज हो गया। जितने ब्रैकेट ओपन किए हैं वो क्लोज करने, कितने ओपन किए हैं, 1 2 3 4। तो ये पहला बंद, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब मैंने दबा दिया एंटर और मेरे पास यहाँ पे आ गया 84 पे ए ग्रेड। अब मैं इस पूरे के पूरे को ड्रैग करूंगा नीचे तक और इसको छोड़ा तो ये सारे मेरे पास देखें ग्रेड आ गए, एफ एफ एफ, 65 पे सी, 38 पे एफ, 25 पे एफ, 60 पे सी, 69 पे सी, 14 पे एफ, 96 पे ए, 70 पे बी, 44 पे एफ, 12 पे एफ, 84 पे ए, 98 पे। अच्छा, बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर हम यहाँ पे जो भी काम कर रहे होते हैं ये रैंडम नंबर्स बार बार चेंज हो रहे होते हैं। तो उसका एक बड़ा आसान हल है, आप इस पूरे को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इसको कॉपी कर लें। कॉपी करके किसी भी रैंडम जगह पे इसको क्लिक करके यहाँ पे आप एक लिखाएगा पेस्ट, आपने पेस्ट कर दिया। क्या आपने पेस्ट कर दिया? अब आपने पेस्ट में दो तीन चीजें, पेस्ट या पेस्ट एज वैल्यू। आप अगर पेस्ट एज वैल्यू करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास एज इट इज आ जाएगी और अभी चेंज नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फिर क्लियर कंटेंट कर देंगे और इस पूरे के पूरे सेट को दोबारा आप राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, बल्कि कट कर देंगे ताकि यहाँ से रिमूव हो जाए, और मार्क्स वाली जगह पे आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब आपके पास बेसिकली देखा जाए तो ये वैल्यू, खैर अभी वो रेफरेंस इसलिए मांग रहे हैं कि आपने सेल नंबर नहीं दिया। सेल नंबर हम यहाँ पे कौन सा हमारे पास बन रहा था, H6। ये हमारे पास कौन सा बन रहा था, H6। ये हमारे पास कौन सा बन रहा था, H6। अब हमारे पास सारे H6 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 के साथ ही आएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो बन रहा था वो भी था H6। तो जितने मर्जी एरर वगैरह इस तरह की चीज आ जाए, आप लोगों ने इस चीज का ख्याल करना है कि आप लोगों की जितनी ये वैल्यूज हैं, या कोई अगर जरा सा भी सिंटेक्स में गड़बड़ है उसको ठीक करने की करें। इस चीज पे ना आए कि ये एरर आ गया है, पता नहीं क्या होगा, ये कैसे ठीक होगा। एक दफा आप जरा एरर को जरूर देखा करें। अब जैसे कि ये वैल्यू है, सिर्फ एक सेल का मसला था, आप लोग में आधे से ज्यादा स्टूडेंट इसको H6 की बजाय I6 कर रहे थे और यहाँ पे जीरो वैल्यू आ जाती थी। अब जब वो जीरो वैल्यू आती थी तो आप लोग सारे परेशान हो जाते थे और यही सोचते थे कि पता नहीं फॉर्मूला मेरा कितना गलत है कि मैंने यहाँ पे H6 की बजाय I6 लिख दिया है, तो यहाँ पे जीरो वैल्यू आ रही है। वो इसलिए कि आपके मार्क्स तो बच्चे H6 में पढ़े हैं, I6 में नहीं पढ़े। तो उसके लिए आप फिर H6 की वैल्यू देते हैं, क्योंकि मार्क्स तो वो यहीं से देख के इधर ग्रेड देगा। जब वो यहीं से मार्क्स देख के इधर ग्रेड देगा तो तभी तो जाके आप लोगों के वो मार्क्स चेक होंगे। ठीक है, अब इसके साथ नेक्स्ट चीज वो ये है कि स्टेटस अब आपका अकॉर्डिंग टू द मार्क्स पास है या फेल है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। स्टेटस के लिए आप सिंपल एक इफ कंडीशन लगाएंगे जिसमें पास है या वो फेल है। मैं इसको कह दूंगा इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर मेरे पास कौन से मार्क्स देखने हैं, H6 इज ग्रेटर देन
और इक्वल्स टू 50, लॉजिकल टेस्ट डाल दिया, कॉमा दिया, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो क्या आ जाए, पास, कॉमा दिया, अगर ये वैल्यू लेस देन है 50 तो क्या आ गया, फेल आ गया, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई, पास और फेल। क्लियर हो गया, इसमें कोई इशू नहीं। अच्छा, अब आपके पास पास और फेल, ये जब वैल्यू आपने दी है तो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 50 है। अब या तो वो पास है या तो वो स्टूडेंट फेल है। मैं यहाँ से एंटर प्रेस कर दूंगा, 27 मार्क्स पे वो स्टूडेंट फेल है। ड्रैग करके इसको नीचे ले जाऊंगा, मेरे पास ये पूरा क्राइटेरिया आ गया। अच्छा, इसके अलावा अगर अब मैं चाह रहा हूं कि इस ग्रेड्स के अंदर मेरे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू मार्क्स सेट हो जाएं, तो वो ये है कि अगर मैं चाह रहा हूँ ए के अंदर जो है वो ग्रीन आ जाए, बी के अंदर जो है वो ऑरेंज आ जाए, या जो भी इस तरह है, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि कौन से वाला रूल मैं यूज करूँ। लेट सपोज मैं कह दूं हाईलाइट सेल रूल्स की बात आ रही है, तो मैं कह दूं टेक्स्ट दैट कंटेन्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिसमें जिसमें ए है, जिसमें ए है वो किससे फिल हो जाए, ग्रीन से। मैंने ओके प्रेस कर दिया, ये पहली कंडीशन लग गई। अब जो जो ए थे मेरे पास वो ग्रीन से फिल हो गए। मैं यहाँ पे आया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, मैंने कहा बी है। अगर बी है तो बी के अकॉर्डिंगली क्या हो जाए आपके पास, सिंपल, बी के अकॉर्डिंगली आपके पास क्या हो जाए, सिंपल कलर लाइट रेड फिल, या चलें आप कह दें जी येलो फिल। इसको मैंने ओके कर दिया। अब खैर मुझे एक दो मार्क्स जो है वो थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा बी का इफेक्ट भी नजर आ जाए। इसके बाद मैं कह दूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे अ टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अब मैं यहां पे अगर सी कर दूं, सी, अब यहां पे आप सी को लाइट रेड से कर दें या कस्टम फॉर्मेट पे आए, मैं कह दूं मेरे पास फिल के अंदर कलर है ऑरेंज, और मैंने कह दिया ओके। अब ओके प्रेस किया तो सी यहाँ पर है नहीं, इसलिए आपको वो कलर नजर नहीं आ रहा। मैं कह देता हूँ यहाँ पे ए बहुत ज़्यादा है, तो मैं सी को ज़रा एक वैल्यू देने के लिए 67 एक मार्क्स दे देता हूँ, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सी ऑरेंज में आ गया। यहाँ पे भी मैं कह देता हूँ सी, मैंने एक वैसी नंबर डाल दिया तो वो सी हो गया। इसके बाद अगर मैं अब कैटेगराइज करूँ इसको, लेकिन हाँ एक बात आपने याद रखनी है, जब आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करनी है तो आपने इस पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट जरूर करना है। जब आपने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया तो आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसमें हाईलाइट सेल रूल्स हैं, इसमें दोबारा आप जब जाएंगे ना टेक्स्ट दैट कंटेन में, तो आपके पास ये कॉलम जरूर हाईलाइट होना चाहिए ताकि उसको पता चले कि कितनी लिस्ट में से आपने ये वाला फॉर्मूला, ये वाला रूल आपने अप्लाई करना है। टेक्स्ट दैट कंटेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी, और डी को मैं कह देता हूँ लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। चलें मैं ऐसा करता हूँ, कस्टम फॉर्मेट में आता हूँ, इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। लेट सपोज मैं इसको कर देता हूँ ब्लू, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं एफ ग्रेड जो है उसको रेड करूँ। मैं इसको ब्लू कलर दे दिया, ओके प्रेस किया, यहाँ से ओके दिया, तो आपको डी नजर आ रहा होगा कि डी आपके पास ब्लू हो गया। मैं एक दो वैल्यूज और डाल देता हूँ, ठीक है, ये अब आपके पास ब्लू कलर में ये वैल्यू आ गई। अब मेरी एफ की बारी है, मैं पूरे इसको दोबारा इस सेल को हाईलाइट करूंगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स,
अ टेक्स्ट दैट कंटेन, यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा मैं, कौन से वाला वैल्यू आए तो वो रेड हो, एफ पे आया, यहाँ पे क्लिक किया, कलर मेरे को पसंद के नहीं थे, मैं कस्टम फॉर्मेट में गया, फिल में गया, यहाँ पे रेड कलर है, रेड कलर को मैंने टिक किया, ये रेड कलर आ गया और इसको मैंने ओके प्रेस कर दिया, और यहाँ से फिर मैंने ओके प्रेस किया तो ये मेरे पास क्या आ गया, एफ आपका रेड कलर में आ गया। ठीक है, अब जब आपके रेड कलर में आ गया तो आपको समझ आ गया कि आपके ये वैल्यूज जो आपने थी इस तरह सेट की हुई थी, और इस पे आपने रूल कौन सा लगाया हुआ था, हाईलाइट सेल रूल्स का टेक्स्ट दैट कंटेन। अब अगर मैं कह दूं मार्क्स की बारी है, मैं पूरे मार्क्स को हाईलाइट करूंगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन क्या वैल्यू हो, मैं कह देता हूं अगर ग्रेटर देन 70 है तो मेरे पास वो हो जाए ग्रीन कलर से, और ओके प्रेस कर दिया। ठीक है, अब मैं कह दूं कि यहाँ पर अगर वैल्यू है हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन, वो कहेगा कि अच्छा अब आप मुझे बताएं ग्रेटर देन में दूसरा रूल क्या है। मैंने कह दिया कि आपके पास 70 है, और 70 के बाद मैंने ग्रीन फिल कर दिया और ओके प्रेस किया, तो उन्होंने कहा ये तो रूल वही सेम है। तो मैं यहाँ से फिर क्या करूँगा कि एक अगर मैंने ग्रेटर देन का है तो मैं एक लेस देन का रूल लगा दूंगा, और मैंने कर दिया कि लेस देन अगर 70 है, अगर लेस देन 70 है तो मेरे पास वो किससे फिल हो जाए, येलो से। ठीक है, तो ये आप डिफरेंट तरीके से, अब जैसे मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया हाईलाइट सेल रूल्स, बिटवीन पे भी लगा सकता हूँ, अगर मैं बिटवीन को लगाऊं तो वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और बिटवीन को अगर मैं लगा दूं 0 से, यहाँ पे अगर मैं कह दूं 50, तो इसके लिए मैं कस्टम फॉर्मेट डालूंगा, और यहाँ से मैंने कोई एक वैल्यू जैसे कि ये स्काई ब्लू चीज को क्लिक किया और इसको ओके प्रेस किया, तो अब ये वैल्यू जो 0 से 50 के दरमियान है उसका कलर ही चेंज हो गया। तो मेरे पास डिफरेंट ये रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, जिनको मैं यूज करके कोई भी अपने डेटा को चेंज कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ। इक्वल्स टू, अगर कोई वैल्यू इक्वल्स टू है, सेम है उसके, तो मैं वो कर सकता हूँ। डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो उसको चेक करेगा कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है। टॉप बॉटम रूल्स हैं, टॉप 10 आइटम्स की बात आएगी, वो कहेगा जी टॉप 10 आइटम्स ये हैं, आप कलर बताएं आपने कौन सा चूज करना है। लेट सपोज मैं कस्टम फॉर्मेट में गया, मैंने इसको ब्लू कलर दिया, ओके प्रेस किया, तो ये मेरे पास टॉप 10 नंबर्स हैं जो ब्लू हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद मैं टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10 परसेंटेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, ये मैं कोई भी चीज जो है वो इस पे अप्लाई कर सकता हूँ। कोई अगर गलत चीज अप्लाई हो गई है, कोई मसला हो गया है, तो आपके पास अनडू का बटन है, ये टॉप लेफ्ट पे ये ऊपर बना हुआ है आपके पास अनडू का। अगर कोई गड़बड़ हो जाती है आप इसके अनडू को दबाएंगे तो कंडीशन फॉर्मेटिंग दोबारा से वो वापस हो जाएगी। अब यहाँ से कंडीशन फॉर्मेटिंग, डेटा बार्स, ये डिफरेंट मेरे पास डेटा बार्स हैं। बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे सर ये डेटा बार्स कम्प्लीटली फिल नहीं होते, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी जो इसमें होगी उसके अकॉर्डिंगली फिल होंगे। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 95 है, आप डेटा बार में गए, यहाँ पे 95 के अकॉर्डिंगली ये सारे बॉक्सेस जो है आपके फिल होने शुरू हो गए। फिर सॉलिड फिल की बात आ गई, फिर ग्रेडियंट फिल, आपने जौन सा पसंद करना है आप कर सकते हैं। कलर स्केल अभी मैंने आपके सामने जो है वो ऐड किया था, आप यहाँ से कोई भी कलर स्केल देखें ऑटोमेटिकली प्री सेट हुए हुए हैं। मैंने किसी कलर स्केल को क्लिक किया, उसने ऑटोमेटिकली उनको 90 से अबव वालों को ग्रीन कर दिया, फिर उसके बाद 80 से बिलो वालों को लाइट ग्रीन सा कर दिया, फिर 60s को येलो कर दिया, फिर उसके बाद 50s को उसने थोड़ा सा ऑरेंज रखा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 27 को उसने रेड करना शुरू कर दिया, मतलब लाइट रेड सा। तो आपके पास ये सेट ऑफ रूल्स हैं। अब मैंने इस पूरे के पूरे को सिलेक्ट करके इधर आया, तो मेरे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स, क्लियर रूल्स, मैनेज रूल्स, अब इस पे जो रूल्स आपने सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंगली ये रूल्स जो है वो मैनेज किए जा सकते हैं। न्यू रूल का मतलब अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं कोई भी नया रूल सेट कर सकता हूँ, कौन सा 2 स्केल, 3 स्केल, डेटा बार, आइकन सेट, इनमें से मैं कुछ भी खुद से सेट कर सकता हूँ। फिर क्लियर रूल्स में जाऊंगा तो कहेगा क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल या क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। अगर सिलेक्टेड सेल से करूंगा तो जौन सा सेल सिलेक्टेड है सिर्फ वही क्लियर होगा। अगर पूरी शीट से करूंगा तो जौन सा
जौन सी शीट ओपन है वो पूरी शीट से क्लियर हो जाएंगे। मैनेज रूल को खोलूंगा तो मेरे पास ये जितने रूल्स मैंने डाले हुए हैं वो सारे मेरे पास ही सामने लिखे आ गए। मैंने कौन कौन से रूल्स डाले हुए हैं? ग्रेडेड कलर स्केल, वैल्यू बिटवीन सेल वैल्यू लेस देन 70, सेल वैल्यू ग्रेटर देन 70, सेल वैल्यू ग्रेटर देन 70। ये मेरे पास क्या है? सारे एक स्केल सेट हुआ है, ठीक है। अब इस स्केल को सेट करते हुए मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ गई। इनको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ, नया रूल भी ऐड कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये मेरे पास रूल्स मैनेजर का एक पॉपअप ओपन हुआ है, एक टैब ओपन हुआ है, जिसके थ्रू मैं इन सब की सेटिंग कर सकता हूँ। अब मैंने इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, क्लियर रूल्स यहाँ पे लिखे हैं। अगर मैं इंटायर शीट से करूंगा तो ये पूरे के पूरी शीट से सारे रूल्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अंडू किया तो मेरे पास वो गलती से अगर जो क्लिक हो गया तो मैंने उसको दोबारा अंडू कर दिया तो मेरे पास वो चीज़ दोबारा आ गई। अब इसके साथ ये मार्क्स और ग्रेड को जब मैंने सेट कर दिया, पास और फेल को भी मैं रेड और ग्रीन सेट कर सकता हूँ, वो मेरे लिए मसला नहीं है। इसलिए जब भी आप लोगों को कोई टास्क दिया जाएगा उस पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें गाइड की जाएंगी कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लोगों ने, अगर कोई प्रैक्टिकल आता है तो आप लोगों ने खुद डालनी होती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी सिनेरियो आप एक्सेल की शीट्स बनाते हैं। ऐसे नहीं है कि आप सिनेरियो के बगैर ही वो शीट क्रिएट कर दें। जैसे आपको कुछ ग्रेड्स का, को मार्क्स की कोई शीट प्रोवाइड की जाती है, कुछ वैल्यूज उसमें पहले से गिवन होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग इफ और एल्स का फॉर्मूला सेट करते हैं, लगाते हैं, और उसको सेट करने के बाद आप लोग उस फॉर्मूला को जब एंटर प्रेस करके उस पर अप्लाई करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली वो शीट एक्ट करेगी। अगर आप उस पर कोई गड़बड़ करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली वो शीट एक्ट करेगी। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई सेल गलत डाल दी है तो वो डेफिनेटली उसी सेल को रीड करके आपकी शीट में एबनॉर्मेलिटी होगी, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा फॉर्मूला, क्योंकि आपने उसको जो सोर्स आपने उसको प्रोवाइड की है कि जिस जगह से उसने अपने मार्क्स को पिक करना है, जिस जगह से उसने मार्क्स को रीड करना है, वो सोर्स ही अगर आपने गलत बताई है तो रिजल्ट तो डेफिनेटली गलत आएगा। तो आप लोग आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि जो शीट है उसको पाथ, उसके मार्क्स का पाथ, उसकी डेटा सोर्स का पाथ गलत दे देते हैं, जिस वजह से रिजल्ट भी एबनॉर्मल जनरेट होता है, रिजल्ट भी सही नहीं आता। तो काइंडली ये है कि आप लोग इन फॉर्मूला को जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं उसको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ही क्रिएट करें, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया उसको सेट करें। जैसे यहाँ पे मैंने ग्रेडिंग क्राइटेरिया राइट साइड पे सेट किया हुआ है, 0 से 49 का एफ है, 50 से 59 का डी है, 60 से 69 का सी है, 70 से 79 का बी है, 80 से 100 का ए है। तो आपने इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करना है कि क्राइटेरिया क्या दिया गया है, आपने रैंडम वैल्यूज क्या डालनी है, और नेस्टेड इफ और सिंपल इफ में फ़र्क आपने देखना होगा। कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था दो कंडीशंस है, जैसे पास और फेल है, तो आपके पास पास और फेल का इफ और एल्स सिर्फ दो चीजें, या तो पास होगा या तो फेल होगा। तो ये सिंपल इफ है आपके पास, इफ एल्स। जब आपके पास
ग्रेड सेट हो रहा है तो ग्रेडिंग क्राइटेरिया गिवन है। अच्छा, एक मेरी बात याद रखिएगा, ये सिर्फ ग्रेडिंग क्राइटेरिया ही नहीं है कि जिसमें नेस्टेड इफ यूज हो रहा है। आपके पास बहुत सी और एग्जाम्पल्स भी हैं जिसमें आप ये ग्रेडिंग क्राइटेरिया है, उसमें कोई हो सकता है आप परसेंटेज सेट कर रहे हो सकता है आप एवरेज सेट कर रहे हो सकता है आप कैटेगराइजेशन कर रहे हो किसी और चीज की। तो किसी कोई भी चीज एक्सपेक्ट करेगा कि कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब आप लोगों के पास ये एक एग्जांपल थी जिसमें आप लोगों को सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड, स्टेटस, ये तो चीजें समझ आ गई। इफ एल्स, नेस्टेड इफ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ये हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट, ये डिफरेंट आपके पास आइकन्स हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। जैसे ये वाईफाई आपके पास बार्स बने हुए हैं, ये जैसा नेटवर्क बार्स होते हैं, आप इसमें से क्लिक करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि जो आपके पास हाईएस्ट वैल्यू होगी ये उसको सबसे जो फील्ड आपके पास सिग्नल स्ट्रेंथ वाला वो सिंबल है, जैसे कि 93 है, उस पर आपको फुल बार्स नजर आ रहे हैं। जो आपके पास 67 है या 71 है, उस पर आपको थोड़ा सा एक बार मिसिंग है। उसके बाद 67 है, उस पर भी एक बार मिसिंग है। 43 उस पर दो बार मिसिंग है। 12 है, उस पर 3 बार्स जो है वो मिसिंग है। इसी तरह अगर आप जीरो वैल्यू करेंगे तो बिल्कुल ही वो बिल्कुल सारे बार जो है वो मिसिंग होंगे। तो आपके पास ये एक क्राइटेरिया उसने सेट कर देता है। और आइकन सेट का मतलब है कि उस आपको इंडिकेट कर देगा कि ये वैल्यू जो है ये किस कैटेगराइजेशन में है, किस मेरिट पे है, उसी के अकॉर्डिंगली इसने सेट किया। अब देखिए मैंने सिर्फ 71 को क्लिक किया हुआ था, पूरे के पूरे कॉलम को नहीं क्लिक किया हुआ था, जिस वजह से मेरे पास सिर्फ 71 की वैल्यू पे ये आइकन्स जो है वो सेट हो रहे हैं, इंडिकेटर सेट हो रहे हैं, रेटिंग सेट हो रही है, शेप सेट हो रहे हैं, डायरेक्शन सेट हो रहे हैं। अब मैं अगर पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, पूरी वैल्यू को, तब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन सेट्स में जाता हूँ तो आप देखेंगे अब सारे के सारे मेरे पास चेंज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेटा की जो सोर्स थी, मैंने पूरी लिस्ट को अब सिलेक्ट किया था। अब उसको पता चल गया कि जो डेटा की सोर्स है वो कौन कौन सी है, लिस्ट कितनी बड़ी है, कितनी ह्यूज है, और उसके अकॉर्डिंगली कितनी चीज़ों पे मैंने ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। ये आइकन सेट मैंने कितनों पे इम्प्लीमेंट करना है, ये आइकन सेट मैंने कितनी चीज़ों पे सेट करना है, और क्राइटेरिया मेरा क्या होगा। तो ये चीज़ें वो होती हैं कि आप लोग अगर इसको सही तरीके से यूज़ करें, बिल्कुल क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे फॉर्मूला डालने के लिए किस वैल्यू को सेट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए किस तरह वैल्यूज को आपने, एक पूरी लिस्ट को आपने सेलेक्ट करना है, किस तरह आपने उसका पास और फेल जनरेट करना है, कैसे आपने नेस्टेड इफ यूज करना है, और कैसे आपने रैंडम बिटवीन यूज करना है। द मेन थिंग जो रैंडम बिटवीन आप लोगों को मैंने फर्स्ट में स्टार्टिंग में करवाया, और कैसे रैंडम बिटवीन, क्योंकि रैंडम बिटवीन की वैल्यूज बार बार चेंज होती है। मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने इस पूरे कॉलम को क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करना है एक साइड पे, और वहां से आपने पेस्ट एज वैल्यू करके दोबारा वापस यहाँ पर सेट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास एक पूरे के पूरी शीट आज हमने इस प्रोसीजर से, ये सारा प्रोसीजर हमने अप्लाई करके एक ग्रेड और स्टेटस का रिजल्ट हमने निकाला है रैंडम वैल्यूज के साथ और ग्रेडिंग क्राइटेरिया को देखते हुए। आई होप कि आप लोगों को जो ये प्रोसीजर था सारा वो क्लियर हुआ और बहुत अच्छा समझ आ गया हो, ताकि आप नेक्स्ट टाइम इफ एल्स सिंपल वाला और जो नेस्टेड इफ है उसमें फ़र्क चेक कर सकें, और कंडीशन के मुताबिक आप उसको देखते हुए, सोचते हुए आप इफ एल्स और नेस्टेड इफ को यूज़ करें। ठीक है।